एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग पर। आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जम्मू एंड कश्मीर टेररिस्ट अटैक के बारे में। बहुत ही डिटेल में हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि ये अटैक जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, क्या क्या चीजें रही और इस एक्शन का रिएक्शन क्या रहा है और रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने कौन से बिग डिसीजंस लिए हैं इस एक्शन के बाद। ठीक है, हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस हेडलाइन की बात करूं तो इस टाइम अगर आप किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी न्यूज़पेपर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे तो कुछ यही सब हेडलाइंस आपको दिख रही होंगी और कुछ पिक्चर्स हैं जो शायद हम में से ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिन्होंने इन पिक्चर्स को ना देखा हो। बहुत ही कॉमन पिक्चर है, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसकी जगह पर शायद मैं भी हो सकती थी, आप भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। क्योंकि ये जो प्लेस है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, जहां पर टूरिस्ट को अपना टारगेट बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई, उनको गोली मार दिया गया। ये वो प्लेस है जहां पर हर कोई जाना पसंद करता है। लोग अपनी इस बिजी लाइफ में से थोड़ा सा पल जीना चाहते हैं, कुछ शांति और सुकून का पल ढूंढना चाहते हैं और कुछ इसी इरादे के साथ ये लोग भी यहाँ पर गए थे कि चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, कुछ शांति और सुकून का पल यहाँ पर हमें मिलेगा और फिर उसके बाद तो हमारी जो डेली लाइफ है वो तो रहेगी। बट इन्हें नहीं पता था कि शायद हम यहाँ पर जा रहे हैं तो या तो हम अपने किसी अपने को खो देंगे या फिर हम खुद ही वापस नहीं आएंगे। हम लोग लड़ाई करते हैं अपने स्टेट के बारे में, अपने कास्ट के बारे में, अपने लैंग्वेज के बारे में और पता नहीं किन किन टॉपिक्स पर हम लड़ाई कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर ना तो उन्होंने स्टेट पूछा, ना तो लैंग्वेज पूछा, ना ही आपका कास्ट पूछा, बस नाम पूछा, आप हिंदू हो और गोली मार दी। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या आज भी आजादी के इतने साल के बाद हिंदू सेफ नहीं है? क्या हमारा कहीं और जाना सेफ नहीं है? क्या अब हम अपने घर से निकलना बंद कर दें? बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट डेस्टिनेशन होता है कि जब भी हॉलीडे होगा हम यहाँ पर जाएंगे। तो क्या अब यहाँ पर कोई नहीं जाएगा? किसकी हिम्मत होगी इस इंसिडेंट के बाद फिर से इसी प्लेस पर जाने के लिए कि चलो फिर से हम यहाँ पर जाते हैं? और क्या ये पॉसिबल है? ये जो भी आपको लोग दिख रहे हैं जिन्होंने अपनों को यहाँ पर खोया है, क्या वो लोग वापस आ पाएंगे? या जिन्होंने इस इंसिडेंट को सामने से देखा है वो अपनी लाइफ में कभी इस इंसिडेंट को भुला पाएंगे? शायद ये पॉसिबल नहीं है। हम और आप जो न्यूज में देखकर, न्यूज आर्टिकल में पढ़कर और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हम नहीं भूल पा रहे, हमें खुद ये सब देख के गुस्सा आ रहा है। तो आप इमेजिन करिए जिनके साथ सामने ये इंसिडेंट हुआ है उन पर क्या बीत रही होगी। क्या उनकी जगह पर हम खुद को इमेजिन भी कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये कॉमन है कि ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता था, आपके साथ भी, मेरे साथ भी, किसी के साथ भी। तो सवाल अभी भी वही है कि क्या हम सेफ नहीं है ना? तो इस एक्शन के बाद हमारी गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहा है, क्या डिसीजंस लिए गए हैं, हर एक पॉइंट के बारे में अब हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये इंसिडेंट हुआ था, है ना, जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें टूरिस्ट को अपना टारगेट बनाया गया था और उनसे सिर्फ उनका नाम पूछा गया, उनको पता चला कि ये हिंदू हैं और उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन टिक्का को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन टिक्का का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज थे वहां से जो भी टूरिस्ट, नॉट टूरिस्ट मतलब अगर कोई भी टेररिस्ट एंटर करता है तो उसको वहां पर रोकने की कोशिश की जा रही थी। मतलब बॉर्डर एरियाज को एक तरीके से वहां पर हाई सिक्योरिटी कर दी गई थी और हमारे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो क्या कर रहे थे, ऑपरेशन टिक्का के अंदर सभी बॉर्डर एरियाज को मॉनिटर कर रहे थे और किसी भी आतंकवादी को अंदर एंटर करने से वो रोक रहे थे। और इसी ऑपरेशन के दौरान दो टेररिस्ट को यहाँ पर एनकाउंटर भी किया गया। आफ्टर पहलगाम अटैक आर्मी शॉट डेड टू टेररिस्ट, है ना। तो यहाँ पर दो टेररिस्ट को क्या किया गया, उनको एनकाउंटर भी किया गया ऑपरेशन टिक्का के अंदर। तो ये तो ऑपरेशन टिक्का तुरंत स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन टिक्का को तुरंत स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी कुछ हुआ। पीएम मोदी जी जो कि सऊदी अरेबिया के विजिट पर गए थे 2 दिन के लिए, उसके बाद वो उन्होंने अपनी विजिट को वहीं पर रोक दिया था और फिर वो तुरंत दिल्ली वापस आ गए थे। और दिल्ली वापस आने के बाद एक हाई कमिटी मीटिंग भी कराई गई जिसमें कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। अब वो डिसीजन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर, हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हर एक पॉइंट को देखते हैं कि क्या 5 मेजर डिसीजन हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर इंडिया ने 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी था इसको सस्पेंड कर दिया, है ना। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या असर होने वाला है, बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर खून के बदले इस बार इन्होंने खून
खून का बदला खून इन्होंने नहीं रखा, लेकिन डेफिनेटली जो पाकिस्तान है वो पानी के लिए तरस जाएगा, है ना। अभी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें है क्या। देखिए यहाँ पर इंडिया ने कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को रोका नहीं। बहुत सारे इंसिडेंट हुए पाकिस्तान के द्वारा, बहुत सारे हमले देखने को मिले। हमारे संसद में जब हमला हुआ था 26/11 वाला केस है, इसके अलावा पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है, उरी में भी अटैक हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है, लेकिन कभी भी इंडिया ने इसको सस्पेंड नहीं किया था। लेकिन इस बार इंडिया को लगा कि नहीं, अब बहुत ज्यादा हो गया है, पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान पर, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो स्टेप हमारी कंट्री ने लिया है वो है इन्होंने 1960 इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। सेकेंड, अटारी बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया गया है। अगर कोई भी सिटीजन पाकिस्तान में है तो उनको बोला गया है कि वो 1 मई तक वापस आ जाए, अदरवाइज उसके बाद वो इस रूट से वापस नहीं आ पाएंगे। इंडियन वीजा हैज बीन स्टॉप्ड फॉर पाकिस्तानी सिटीजन, तो जो जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए जो इंडियन वीजा है उसको क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, है ना, पाकिस्तानी पॉलिटिकल ऑफिशियल्स इन इंडिया हैव बीन ऑर्डर्ड टू लीव द कंट्री विद इन अ वीक। इसके अलावा बोला गया है कि जितने भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल ऑफिशियल हैं इंडिया में, इनको बोला गया है कि विद इन अ वीक ये क्या करें, इंडिया को छोड़ दें, है ना, इंडिया से वापस चले जाए। पाकिस्तान हाई कमीशन इन इंडिया हैज बीन क्लोज्ड, जो पाकिस्तान हाई कमीशन इंडिया में है इसको भी क्लोज कर दिया गया है। एंड ऑफिसर्स हैव बीन ऑर्डर्ड टू रिट्रीट टू पाकिस्तान, ठीक है। तो ये 5 मेजर डिसीजन हैं जो हमारी कंट्री के द्वारा लिए गए हैं। अब हर एक डिसीजन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, हमें समझ में भी तो आना चाहिए ना कि आखिर इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा, इस इंसिडेंट के बाद इस डिसीजन का क्या रिलेशन है, इसका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर। ये जो मैंने आपको बताया था वही सारी चीजें हिंदी में लिखी हुई है कि क्या 5 मेजर डिसीजन हमारी कंट्री के द्वारा लिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान विल बी फेसिंग वाटर क्राइसिस ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन विल वर्सन, है ना। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने इंडस वैली जो आपका ट्रीटी एग्रीमेंट है ना, जिसको इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है, इससे पाकिस्तान को डेफिनेटली वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा। अगर हम इस सिंधु जल समझौता की बात करें तो 19 सितंबर 1960 में इस पर एग्रीमेंट साइन किया गया था। जो 6 रिवर्स हैं, है ना, उन पर ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें से बोला गया था कि 3 नदी ये इंडिया के लिए रहेगा और 3 पाकिस्तान के लिए, ठीक है। 80% वाटर ये पाकिस्तान के पास जाता है, 20% पानी ये भारत के हिस्से में आता है। और अब आप सोचो कि अगर 80% वाटर, है ना, ये पाकिस्तान के पास जा रहे हैं और इसको अब इंडिया रोक रहा है, तो पाकिस्तान की क्या कंडीशन होने वाली है, आप ये सोचो, है ना। इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इमेजिन करेंगे तो बहुत कुछ इमेजिन हो जाएगा। सो 19 सितंबर 1960 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बोला गया था कि 6 रिवर के वाटर को शेयर किया जाएगा, विच इज कॉल्ड द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं। इस ट्रीटी के अंदर बोला गया इंडिया गॉट राइट्स ओवर 3 ईस्टर्न रिवर, जो 3 ईस्टर्न रिवर है उस पर इंडिया को राइट मिला, वो है रावी, ब्यास एंड सतलज। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रावी है, ये ब्यास है और ये सतलुज है, ठीक है। इस पर इंडिया को राइट मिला। एंड व्हाइल पाकिस्तान वाज अलाउड टू यूज द 3 वेस्टर्न रिवर, और जो 3 वेस्टर्न रिवर है, मतलब ये सिंधु हो गया, झेलम हो गया और चिनाब हो गया, इस पर राइट किसको मिला, पाकिस्तान को मिला। सो पाकिस्तान वाज अलाउड टू यूज 3 वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम एंड चिनाब, ठीक है। तो 6 रिवर को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया कि 3 इंडिया के लिए, 3 पाकिस्तान के लिए, ठीक है। चलिए, so the purpose of the Indus Water Treaty was that there should be no conflict over water in the two countries and there should be no hindrance in agriculture। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि दोनों कंट्रीज के बीच में वाटर को लेकर किसी भी तरीके का विवाद ना हो और यहाँ पर एग्रीकल्चर के फील्ड में कोई प्रॉब्लम भी ना फेस करनी पड़े दोनों कंट्रीज को। Although India has always respected this treaty, अभी मैं आपको ये बता रही थी कि इंडिया ने हमेशा इस ट्रीटी का, ये जो एग्रीमेंट का, ये जो समझौता था, इसका रिस्पेक्ट किया। कितने इंसिडेंट हुए, है ना, पाकिस्तान से कितने अटैक हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, कितना टेररिस्ट अटैक हुआ है। 26/11 वाला केस आप ले लो, पुलवामा अटैक आप ले लो, हमारे संसद में जो अटैक हुआ था, ठीक है, उरी वाला केस ले लो, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लेकिन कभी भी इंडिया ने इस एग्रीमेंट पर है ना कोई भी रिएक्शन नहीं लिया। लेकिन अब इंडिया को लगा, इंडिया ने हमेशा इस एग्रीमेंट का रिस्पेक्ट किया, लेकिन अभी इस बार इंडिया को लगा कि बस अब हो गया, अब नहीं कर पाएंगे, है ना। Pakistan has been accused of supporting terrorism. India has had 3 wars with Pakistan, है ना, पाकिस्तान के साथ इंडिया का 3 वॉर हो चुका है, but India never stopped water, but Pakistan is responsible for every terrorist attack in India,
ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, जब पानी सर के ऊपर जाता है तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो बहुत ध्यान से समझना। 80% of Pakistan's agriculture is dependent on water from the Indus, Jhelum and Chenab rivers। ठीक है, 80% जो वाटर पाकिस्तान के पास आता है वो इन्हीं नदियों से आता है। एंड नाउ द वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान विल डीपन ड्यू टू द स्टॉपेज ऑफ वाटर ऑफ दीज रिवर्स बाय इंडिया। अब इंडिया क्या करेगा, इस रिवर से जो भी वाटर जा रहा है उसको रोक देगा। अब जब इंडिया इस वाटर को रोक देगा तो ऑब्वियस सी बात है 80% पानी जो यहाँ से जा रहा है, अब पाकिस्तान को पानी कहाँ से मिलेगा, सिर्फ 20% पानी जो अदर सोर्सेज से इनको मिल रहे हैं, क्या वो सफिशियंट होगा? भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे, पानी की जो कमी है उसको ये दूर कैसे करेंगे? हमारी लाइफ में वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत जरूरी है। और अगर पानी ही नहीं होगा तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे? तो यहाँ पर इस बार इन्होंने खून के बदले खून नहीं, एक्चुअली खून के बदले पानी रखा है। ठीक है, क्योंकि हमारी सर्वाइवल के लिए पानी बहुत जरूरी है। ठीक है, द इकोनॉमिक सिचुएशन देयर विल बी deteriorate. Apart from this, Pakistan generates electricity from many dams and hydro projects. Water scarcity could lead to a decline in power generation, impacting economic and industrial activity। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इससे बहुत सारे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो पाकिस्तान फेस करेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्या था, ये तो आपका इंडस वाटर ट्रीटी जो था उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्या था, द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान विल नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द अटारी चेक पोस्ट। ये जो वाघा अटारी बॉर्डर है इसको भी अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अब कोई भी पाकिस्तानी इंडिया में एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, so with the closure of the Atari check post, the movement of people from Pakistan will be stopped, as well as India will not export small goods. This will cause economic loss to the small traders there। अब इससे होगा क्या कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको बहुत नुकसान होगा। एक तो पाकिस्तान के लोग इंडिया में नहीं आ पाएंगे, अटारी बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया है, प्लस यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती थी वो भी अब रुक जाएगा। तो यहाँ के जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं इनको बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, Pakistani nationals who have come to India have been given time till 1st of May to return from this route. After this, he will not be able to return from this route। तो जो भारत आए पाकिस्तानी नागरिक हो, इनको नागरिक हैं, इनको इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का टाइम दिया गया है। इसके बाद वो इस रास्ते से नहीं लौट पाएंगे। तो यहाँ पर 1 मई तक का टाइम दिया गया है कि 1 मई तक आप वापस चले जाओ। ठीक है, जो बायलेटरल ट्रेड है पाकिस्तान के साथ, है ना, जो बायलेटरल ट्रेड है पाकिस्तान के साथ, इसको सस्पेंड कर दिया गया था since the removal of the Article 370 from Jammu and Kashmir in 2019। तो जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी थर्ड कंट्री के थ्रू होता है, लेकिन जो छोटे गुड्स हैं, मतलब जो स्मॉल गुड्स हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो इस रूट के थ्रू होता है। सो हाउएवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ स्मॉल गुड्स बिटवीन द टू कंट्रीज सच एज रॉक सॉल्ट, लेदर गुड्स, मुल्तानी क्ले, कॉपर गुड्स, मिनरल मिल्स, वूल एंड लाइम। लेकिन अब ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं इनको डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इनकी भी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब इनको भी इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलेगा। तो ये जो अटारी बॉर्डर है इसको भी बंद कर दिया गया है। अगर हम भारत आने वाले पाकिस्तानी की बात करें तो आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं, 2017 में 44266 थे और अभी 2022 की बात करें तो 16637। ये इतने पाकिस्तानी हैं जो इंडिया आए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो तीसरा स्टेप था वो था द रूट ऑफ टेररिस्ट टू कम विद वीजा सर्विसेज आल्सो क्लोज्ड। अब जो जितने भी पाकिस्तानी हैं, है ना, उनको इंडियन वीजा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इंडियन वीजा को भी रोक दिया गया है पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है, India has suspended visa for Pakistanis. Not only this, the people of Pakistan will not be able to come to India from the SAARC visa exemption scheme। सिर्फ इससे ही नहीं बल्कि जो SAARC visa exemption scheme है उसके थ्रू भी कोई भी पाकिस्तानी अब इंडिया में एंटर नहीं कर पाएगा। And many people of Pakistan have relatives in India। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के लोग हैं जिनके रिलेटिव्स इंडिया में हैं। In such situation, many times Pakistani people come to India as relative। Apart from these, they come to India on the pretext of religious pilgrimages and carry out terrorist attacks। और कुछ लोग धर्म के नाम पर भी यहाँ पर आते हैं और फिर टेररिस्ट अटैक करते हैं। In such a situation, the closure of the visa service will also close the way for terrorists to come to India। है ना, इससे क्या है कि जो भी टेररिस्ट हैं जो इंडिया में किसी और रीजन के थ्रू एंटर करते हैं वो भी अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए जो वीजा है इसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान के साथ जो वीजा सर्विस है इसके लिए पहले भी बहुत बार कुछ ना कुछ स्टेप लिया है। लाइक दिसंबर 2001 में जब संसद में हमला हुआ था, है ना, तो उस टाइम पर भारत ने सभी वीजा सेवाएं और रेल बस संपर्क को बंद कर दिया था। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के अंडर धीरे धीरे सर्विस को स्टार्ट किया गया था। ठीक है,
नवंबर 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तो भारत ने यहाँ पर वीजा देना बंद नहीं किया था, लेकिन जो इसका प्रोसेस होता है अप्रूवल प्रोसेस वगैरह, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था। 18 सितंबर 2016 में जब उरी में हमला हुआ था तो 19 जवान उसमें शहीद हो गए थे। भारत ने पाकिस्तान से वीजा प्रोसेस को वहां पर रोक दिया था। बहुत सारे आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट और जो भी आपके व्यापारी लोग थे, है ना, इनके वीजा रिजेक्ट किए गए थे। सरकार ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी हटा दिया था। 14 फरवरी 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करना बंद कर दिया। कल्चरल और स्पोर्ट इवेंट में पाक नागरिकों के प्रवेश पर भी रोक लग गई थी। 2020 कोविड की वजह से भी यहाँ पर क्या किया दिया गया था, जो भी वीजा वगैरह है उसको रोक दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे और भी पहले बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, और वहां पर भी वीजा को लेकर इंडिया ने कुछ ना कुछ स्टेप लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है रिमूवल ऑफ डिफेंस एडवाइजर फ्रॉम हाई कमिश्नर। तो इंडिया ने कहा है कि जितने भी पाकिस्तानी मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर है जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन न्यू दिल्ली में पोस्टेड है ना, अब ये क्या है, एज अ नॉन पर्सोना नॉन ग्रेटा, दे हैव अ वीक्स टाइम टू लीव इंडिया। इनको 1 वीक का टाइम दिया गया है कि भारत को छोड़ के चले जाएं। बाय 1 2025, the number of employees posted in the High Commission of Pakistan will be reduced from 55 to 30। तो फर्स्ट में 2025 तक जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जो पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पोस्टेड है, ये 55 से 30 हो जाएगा। एंड इंडिया हैज नेवर क्लोज्ड पाकिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब आजादी के बाद से इंडिया ने कभी भी इसको बंद नहीं किया था, लेकिन अब ये इसको बंद कर रहे हैं, है ना। तो भारत ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है, और इनको बोला गया है कि विद इन अ वीक आप वापस चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है रिकॉल योर डिफेंस एडवाइजर टू विद द रिमूवल ऑफ पाकिस्तान डिफेंस एडवाइजर, इंडिया विल आल्सो विथड्रॉ इट्स मिलिट्री, नेवी एंड एयर एडवाइजर फ्रॉम द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, and these posts in the respective high commission will be considered cancelled. 5 support staff of service advisor will also be recalled from both the high commission। तो पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर हटाने के साथ भारत ने भी अपने मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर को इस्लामाबाद स्थित इंडियन हाई कमीशन से वापस बुला लिया है, उनको भी वापस बुला लेंगे। एंड संबंधित हाई कमीशन में ये पद निरस्त माने जाएंगे। दोनों उच्च आयोगों से सर्विस एडवाइजर्स के 5 सपोर्ट स्टाफ को भी वापस बुलाया जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर जो है उनको वहां नहीं भेज रहे, हमारी कंट्री के जो वहां पर एम्बेसी है उनको भी वापस बुलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा इन दोनों डिसीजन से, मिलिट्री डिप्लोमेटिक डायलॉग स्टार्ट, मतलब जो स्टैंड डिप्लोमेटिक संवाद है वो क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, रुक जाएगा। द रिडक्शन ऑफ द स्टाफ स्ट्रेंथ, जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी, मतलब 55 से ही क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है इससे एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बहुत क्लियरली हर एक डिसीजन का कोई ना कोई इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ अलग ही करने का सोच रही है और कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, और अभी कुछ और भी एक्शंस होने बाकी हैं जो मे भी हमें जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये इस पूरे इंसिडेंट से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। आई रियली होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि गवर्नमेंट ने ये जो 5 स्टेप लिए हैं इससे क्या इम्पैक्ट होगा, है ना, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, ये हुआ। इस बार ऐसा कुछ क्यों देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन इन्होंने लिए हैं इसका ऑलरेडी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अभी के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन फ्यूचर का भी तो सोचना है, और अगर हम फ्यूचर का देखें तो शायद ये हर एक डिसीजन बहुत ही सही है। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज इस सेशन को जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आप शेयर कर दें, सो दैट और भी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। सो टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।